हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सारे भाई बहन अच्छे होंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी प्यारी सी क्लास में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे भाई बहनों, आप सबके लिए सेशन रोजाना होता है, रोज डेली आपका क्लास होती है। मैं उम्मीद और आशा करता हूँ कि आप सब लोग बेहतर से अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आप सबको पता है, क्योंकि मेहनत हम जो आप लोगों के लिए करते हैं वो बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से आपको कंटेंट देने की कोशिश करते हैं, ताकि आप लोगों को चीज़ें एग्ज़ाम ओरिएंटेड मिल जाएं और अच्छे से मिल जाएं। वैसे तो आप रोज़ पढ़ते हैं, रोज़ समझते हैं, रोज़ मेरा भाषण सुनते हैं। मैं बस आपको जगाने की कोशिश करता हूं कि अब अंतिम समय आ चुका है कि जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ। कब सिलेक्शन लोगे आप? क्योंकि मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है सिलेक्शन पाने के लिए। तो साहब, थोड़ा सा एफर्ट आप लोगों का शायद अभी नहीं लग रहा है मुझे, और आप लोग इस बात को समझें कि आपका एफर्ट बहुत ज़रूरी है, बहुत प्रयासरत है, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब सिलेक्शन की राह पर हम चलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि हमें कैसे तैयारी करनी है, तो अपने आप को समझ के करनी होगी। एक टारगेट बनाइए, कैसे आप पढ़ सकते हैं, कैसे आप अपने सिलेबस को तैयार कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताता हूं कि जब 2021 की एसआई की भर्ती थी, उस समय पर अपने पास एक स्टूडेंट था, है ना, बहुत प्यारा स्टूडेंट था। बस एक ही कमी थी उसके अंदर कि 2021 एसआई की बात कर रहा हूँ, वो फ़ोन पे कनेक्ट था हमसे। उसको पता नहीं, मतलब मुझे भी लगता था, मुझे ही नहीं, वो जितने भी फैकल्टी हम लोग पढ़ाते थे, पूरी टीम जो आज आपके साथ है, नितिन सर और मैं, नितिन, सागर सर मैथ वाले, हम सब लोग एक साथ पढ़ा रहे थे। तो उस बच्चे की एक क्वालिटी थी कि वो पता नहीं, उससे इतना प्यार था कि वो बड़ा सम्मान टाइप वाली स्थिति थी, हमें उसका अच्छा लगता था। तो वो तैयारी करता करता, अच्छी तैयारी थी, बढ़िया तैयारी थी, वो भटक जाता है। वो सेलेक्ट भी है और उसकी पोस्टिंग अभी जो है कानपुर है, और कानपुर जो देहात क्षेत्र है उसमें आपका उसको कोई जो है इंचार्ज चार्ज मिला हुआ है। तो वो भाई जो है बड़ा मेहनत करता था, बड़ी अच्छे से तैयारी करता था। आई थिंक चार्ज नहीं है उसके पास अभी, वो किसी थाने में है ना, किसी चौक एरिया का, तो खैर चार्ज दे रखा होगा हल्के का। इतनी तो बात उसके बाद नहीं हुई, क्योंकि सिलेक्शन के बाद ज़्यादातर स्टूडेंट जो है थोड़े से अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, तो फिर वो बात करनी कम कर देते हैं। सिलेक्शन से पहले बड़ी बात करता था। तो एक बारी क्या हुआ कि उसका मन टूट गया बहुत ज़्यादा। उसके घर में कोई ट्रेजरी हुई और वो उससे बहुत हताश हुआ, है ना। उसके शायद कोई फैमिली में कोई घटना घटी और जिसकी वजह से वो बड़ा हताश हुआ। आई थिंक उसके फादर की जो है उस समय पर स्थिति थोड़ी सी डाउन हुई और उसके पापा बीमारी की वजह से चल बसे, जिसकी वजह से वो बड़ा परेशान हुआ, काफ़ी हताश हुआ। हमें भी लगा कि भाई, फिर हमने उसे समझाया कि भाई बड़े भाई के तौर पर तू हमें मान सकता है अपने परिवार में, पर लेकिन भाई सीधी सी बात है, उसका कहना था कि सर परिवार तो मुझे ही चलाना है, मैं अकेला हूँ घर में, मैं कैसे करूँ। एग्जाम नज़दीक था, बड़ा परेशान था। ऑनलाइन पेपर हुआ था 2021 वाला। फिर उसके बाद उसमें जो है नकल वाला मामला चला, तो वो बड़ा और भी हताश हुआ, बड़ा परेशान हुआ। तो उसे काफ़ी हमने समझाया, फिर वो नहीं, परेशान रहा, खूब बुरा। वो पहला स्टूडेंट था जिसके घर पे जाके हमें उसको समझाया, है ना, कि भाई चल कोई बात नहीं, मोटिवेट करते हैं उसको। वो मोटिवेट किया, समझाया, उसको पूरा प्लानिंग बताई, कैसे तैयारी करनी है, क्या करनी है, वो अच्छे से समझा चीज़ों को। और उसने इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत करी, मैं यकीन नहीं मानोगे आप लोग, कि रात को अगर तुम उसको 1 बजे भी वो, मतलब हालांकि हम भी, अब लोग ज़्यादातर 1-2 बजे तक तो जागते ही रहते हैं, है ना। सारे ही जितने भी अपनी टीम के सदस्य हैं, टीचर हैं, सभी को ये आदत हो चुकी है, क्योंकि वो दिन भर पढ़ाते हैं, अगले दिन के लिए फिर कंटेंट तैयार रात में करते हैं, तब जाके वो सोते हैं। तो काफ़ी, मतलब वो कभी भी मैसेज कर देता था कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, ये बता दो, वो बता दो, पर लेकिन उसको बताने में मज़ा आता था, क्योंकि उसकी पोलाइटनेस इतनी अच्छी थी, व्यवहार बहुत अच्छा था। तो बड़ी मेहनत करते थे हम उसके साथ, वो भी बड़े मस्त तरीके से हमारे साथ पढ़ता था और बढ़िया से प्लानिंग की। उसका जब, मतलब एग्जाम नज़दीक था, तो उसने एक दिन वीडियो कॉल पे दिखाया, उसको जो दीवार थी ना कमरे की भाई, वो उसने भर के फेंक दी। मैंने कहा भाई ये क्या कर रहा है तू? कह रहा सर मुझे एक एक दिन तीर की तरह पता है, एक एक चीज मुझे पता है कि मेरे को कब कौन सी चीज मेरी तैयार हो गया।
उसने एक बड़ा वाला चार्ट नहीं आता जो बचपन में ड्राइंग करने के लिए हम लोग लेके आते थे, वो पूरा चार्ट दीवार पे चिपका रखा है, मैथ के सारे चैप्टर लिख रखे हैं, हर चैप्टर पे टिक लगा रहा है, ये इस डेट को निपटाना, ये इस डेट को निपटाना, ये इस डेट को करना, ये मेरे को हो गया है, ये मेरे को प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस मुझे इस चीज से करनी है, ये मॉक लगाना है। तो उसको सब टारगेट था, एक एक चीज टारगेट थी उसके दिमाग में। उसको पता था कि मेरे को कितना तैयार हो गया, मेरे को कितना छोड़ देना। उसको रीजनिंग का पता था कि भाई मेरे ये चैप्टर हो गए, अब मुझे इनसे कुछ नहीं है मतलब, है ना, अब मुझे इसकी केवल टेस्ट सीरीज लगानी है। बचे हुए 2-3 चैप्टर हैं सर, ब्लड रिलेशन समझ में नहीं आ रहा, दिशा समझ में नहीं आ रही, या उसको ये पता था कि मुझे सर ये चार्ट वाला जो आता है रीजनिंग में ये नहीं आ रहा समझ में, वो ग्लास और मिरर वाला जो शायद आई थिंक कोई आता है ना पेपर, वो क्या कहते हैं उसको, लेंस वाला जो आता है, ऐसे दिखेगा तो ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा तो ऐसे दिखेगा, वो वाला, है ना। तो वो भी उसको पेपर कटिंग वाला, वो सारे उसको भाई उसने सब किए, जो नहीं था चले उसमें उसने वो भी चैप्टर कंप्लीट कर लिए। फिर बोला गुरुजी आ जाए, कोई रोक थोड़ी लेगा, रीजनिंग लिखी हुई है। मैंने कहा हाँ बात तो तेरी सही है भाई, उसने वो भी तैयार किया। तो ऐसे ही मोटिवेट हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आज जाके तुम अपनी दीवारों को पोत दो, वो दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि कितना पढ़ लिया, कितना पढ़ना है, कितना करना है, सब कुछ क्लियर होना चाहिए, तब जाके सिलेक्शन होगा। ऐसे ही बैठना डेली क्लास ले लेना ना, नहीं होगा भाई। दिमाग की थॉट उसकी क्लियर थी, उसको सोच क्लियर थी कि मेरे को ये करना है, ये मैंने कर लिया, ये मेरे को करना है, तब जाके कहीं सिलेक्शन होगा। तो बस वही बात मैं आपको समझा रहा था कि भाई ऐसा समझो, मेहनत करो, होता है, और बड़े अच्छे से सिलेक्शन होता है, बड़ी मेहनत करने से होता है। बहुत गरीब परिवार से बच्चा था, ईमानदारी से मैंने उसकी स्थिति देखी है, और बहुत ही गरीब परिवार से बच्चा था, लेकिन आज वो जीवन में सफल है। हमें भी तसल्ली है कि भाई कम से कम चाहे एक ही परिवार की स्थिति सुधरी हो, उसकी मदद करके, पर लेकिन सुधरी। ऐसे तो सिलेक्शन तो बहुत सारे हैं, हजारों की संख्या में सिलेक्शन है, पर लेकिन मन को तसल्ली मिली कि एक विद्यार्थी ऐसा निकला जो वाकई में आर्थिक रूप से घना कमजोर है, उसकी आर्थिक स्थिति हमें पता है, पर लेकिन वो सिलेक्शन ले गया। उसका नाम सुमित था बेटा, है ना, सुमित प्रजापति करके शायद नाम था उसका, बड़ा प्यारा बच्चा था। तो चलिए खैर फाइनली आप भी उस लिस्ट में आए, आप सिलेक्शन लें और अपनी उस स्थिति को समझें जो आप जेन्युइन स्थिति में हैं, क्योंकि हर किसी की मोटिवेशन उसकी आर्थिक स्थिति, उसके परिवार की स्थिति से आता है, उसकी जरूरत से आता है। मेरे समझाने से मोटिवेशन मैं कितना भी दे लूँ, डेली भी दे लूँ, तो भी कुछ नहीं होना है, क्योंकि करना अपने ही है, फाइनली समझना अपने ही है, पता आपको ही रखना है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। खैर चलिए काफी देर बातें हो गई, तैयारी पर लगते हैं। यूपी पुलिस एसआई 2025 का जीके जीएस का सेट हम लोग डेली करते हैं साहब, डेली मेहनत कर रहे हैं इस चीज के लिए। ये आपका यूपी पुलिस एसआई का टारगेट बैच बहुत ही शानदार बैच है प्यारे बच्चों। यूपी पुलिस एसआई टारगेट बैच आपका जो है 2025 का 599 रुपए में बैच है, पर लेकिन ऑफर के समय पर अभी लाभ उठा सकते हैं आप लोग, और इसमें VS10 कोड लगाकर आप 10% का ऑफ भी पा सकते हैं, विक्रांत सर 10। ठीक है, तो ये भी आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है। आप इस कोड को लगाएंगे तो 10% ऑफ, ये कुल मात्र आपको 500 550 रुपए का, 540 रुपए के आसपास का पड़ेगा, तो आप इसको भी फायदा उठा सकते हैं बॉस। ठीक है, तो ये आपका बैच है। इसके बाद आपका प्रैक्टिस सेट डेली हम लोग करते ही हैं। ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है, जिसे आप नाम से सर्च करके और स्कैन करके आप इसमें जुड़ सकते हैं बॉस। चाहे आप टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा नाम से जीके जीएस बाई विक्रांत आएगी सर, चाहे आप इसको स्कैन कर लीजिएगा, ये बहुत जरूरी है आप सबके लिए। चलिए क्वेश्चन से शुरू करते हैं, अपने प्यारे से क्वेश्चन से। विश्व आर्द्र भूमि दिवस किस तारीख को मनाया जाता है साहब? सबको आंसर पता है, लिख भी रहा है बोर्ड पे खैर, पर लेकिन पता भी होगा आपको। बात यह है कि इसकी थीम भी जाननी होगी कि 2025 में इसकी थीम क्या थी। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2025 की इसकी थीम क्या थी, यह भी आपके लिए जानना जरूरी है। चलिएगा शुरू करते हैं आपके सवाल को। जी, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, नमस्कार सभी को, राम राम, सत श्री अकाल, राधे राधे, प्रणाम, सलाम, आदाब, एक बार फिर से वेलकम। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। हुआ क्या था, देखिए ईरान के शहर ईरान में रामसर में 2 फरवरी 1971 को एक सम्मेलन हुआ, एक सम्मेलन हुआ ईरान के रामसर शहर में 2 फरवरी 1971 को। इस सम्मेलन के तहत आपका जो है आर्द्र भूमि को संरक्षण को लेकर संधि पर हस्ताक्षर हुए, वेटलैंड साइट।
आर्द्र भूमि संरक्षण को लेकर ये आपका सबमिट हुआ था। 1971 में इस पर हस्ताक्षर किए गए। 1975 में ये आपका क्या आया, अस्तित्व में आया, है ना, शुरू हुआ। संधि पर हस्ताक्षर कर लिए गए पर लेकिन 1975 से ये एक्टिव हुआ। उससे पहले 1974 में विश्व की पहली आर्द्र भूमि, विश्व की पहली आर्द्र भूमि, विश्व की पहली आर्द्र भूमि आपका जो है कहां पे, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के कोबार्क प्रायद्वीप पर घोषित की गई पहली रामसर साइट, पहली रामसर साइट घोषित की गई। एक सवाल मेरा आपसे है कि भारत में वर्तमान में कितनी रामसर साइट है? भारत इस ट्रीटी संधि में कब जुड़ा बेटा? तो भारत इस ट्रीटी में जुड़ा था 1982 में। भारत ने 1982 में भारत रामसर संधि में जुड़ा, रामसर संधि में जुड़ा था। भारत में अब कितनी है? भारत में 91, 93 पे 2 की और आपका जो है अभी अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल करने के लिए भेजी गई है, तो 93 भी आप कह सकते हैं। ठीक है, अब बात आई इसकी, 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस बेटा, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को कौन सा डे मनाया जाता है साहब, है ना? 16 सितंबर को कौन सा? 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस आपका सेलिब्रेट होता है। सवाल है 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कोई बताएगा मेरा भाई? है जी, 16 सितंबर ओजोन दिवस कौन सा मनाया जाता है? 2025 की थीम क्या थी? थीम प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, ये याद रखना। ताजा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि का संरक्षण। 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड डे आपका मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1971 से शुरू हुई और थीम 2025 जो थी इस दिवस की, वो साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों का संरक्षण, साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों का संरक्षण। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में केंद्र सरकार ने आयुर्वेद दिवस कब मनाने की घोषणा की? हाल ही में आयुर्वेद दिवस के केंद्र सरकार ने आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा कब मनाने की घोषणा की? बताइए सर, अच्छा सवाल है। जी भैया, हाँ तो सही तो है, 16 सितंबर को ओजोन डे ही तो मनाया जाता है भाई। जी, बहुत बढ़िया। 23 सितंबर को विश्व राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस आपका मनाया जाता है। इक्कीस जून को विश्व योगा दिवस, और 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस।
आगे चलते हैं। 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस के रूप में 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाए जाने का फैसला लिया गया। यह बदलाव 23 मार्च 2025 को राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से लागू किया गया, बताया गया। मतलब 23 मार्च 2025 को अनाउंस हो, तो पहली बार विश्व राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस जो है अब ये अनाउंस किया गया, इसी बार तो पूछा जा सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये 23 मार्च 2025 को राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से लागू किया गया। 23 सितंबर को शरद विश्व आपका जो है ना, आपका ऑटोमनल इक्विनोक्स भी होता है, जब दिन और रात बराबर, 23 सितंबर को दिन और रात बराबर भी होते हैं, तब ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साहब, क्या कह रहा है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है जी भैया। हाल ही में चर्चा में रहा भारत का सबसे बड़ा 1585 वर्ग किलोमीटर में फैला तशरापचू संरक्षण रिजर्व कहां स्थित है, बताइए सरकार। हाल ही में चर्चा में रहा भारत का सबसे बड़ा 1585 वर्ग किलोमीटर में फैला तशरापचू संरक्षण रिजर्व कहां स्थित है? सिक्किम में है, हिमाचल प्रदेश में है, लद्दाख में है या अरुणाचल प्रदेश में है? हाल ही में चर्चा में रहा भारत का सबसे बड़ा 1585 वर्ग किलोमीटर में फैला तशरापचू संरक्षण रिजर्व कहां स्थित है? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश। बहुत बढ़िया जी, है जी हिमाचल प्रदेश में। देख लेते हैं, थोड़ी सी डिटेल भी जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश ने उच्च हिमालयी जैव विविधता की रक्षा करने के लिए और हिम तेंदुओं के आवासों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में, कि धारा 36A(1) के तहत तशारपचू संरक्षण रिजर्व को संरक्षित किया है। जब बात समझ में आई, अब इसे पहाड़ों का भूत भी कहते हैं बेटा, ध्यान से देखना। हिमाचल प्रदेश ने उच्च हिमालयी जैव विविधता की रक्षा और हिम तेंदुए के आवासों को आपका जो है सुदृढ़ करने के उद्देश्य से वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 36A(1) के तहत तशरापचू संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया। यह क्षेत्र हिम तेंदुए पहाड़ों के भूत की उच्च घनत्व के लिए जाना जाता है और अन्य, है ना, हिम तेंदुआ पहाड़ों का भूत कहते हैं, है ना, और आपका जो है प्रमुख जीवों में तिब्बती भेड़िया, भरल नीली भेड़, हिमालयन आईबेक्स, कियांग जंगली गधा और तिब्बती अर्गाली शामिल हैं, जिनको संरक्षित करने की भारत सरकार ने बात कही इस संरक्षण रिजर्व को बनाने के बाद। प्यारे बच्चों आगे चलते हैं, क्वेश्चन आता है नेक्स्ट आप सबके सामने, क्या कह रहा है कि हाल ही में यूनेस्को जल विरासत संग्रहालय की अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का तीसरा संग्रहालय कौन सा बना है? म्यूजियम को लेके मैंने अभी आपको जो है एक क्वेश्चन में पहले भी चर्चा की थी, बताइएगा जी। यूनेस्को जल विरासत संग्रहालय के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का तीसरा संग्रहालय कौन सा बना है? बहुत शानदार, बताओ जल्दी से प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया जी, बताइए सर इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या है? हाल ही में यूनेस्को जल विरासत संग्रहालय के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का तीसरा संग्रहालय कौन सा बना है? कोझिकोड, केरल। देख लीजिएगा, जान लीजिएगा, यह संग्रहालय WAMU नेट में शामिल होने वाला है ना, आपका जो है यूनेस्को के द्वारा आपका अंत्य सरकारी जल विज्ञान कार्यक्रम के तहत एक पहल थी, जिसमें आपका ये शामिल होने वाला आपका कोझिकोड का पहला और भारत का तीसरा संग्रहालय है। ठीक है, इससे पहले लिविंग वाटर संग्रहालय जो एक आभासी संग्रहालय है, और पुणे में एक जल संग्रहालय आपका इसमें WAMU नेट में शामिल हो चुके हैं। कौन कौन से शामिल हो गए हैं? तीसरा है, तो दो कौन कौन से हैं? और पहले तो इससे पहले आपका जो है भैया, इससे पहले लिविंग वाटर संग्रहालय जो एक आभासी संग्रहालय है, और पुणे में एक जल संग्रहालय
WMU नेट में शामिल हो चुके हैं। ये दोनों पहले शामिल हो गए। यह है संग्रहालय WMU नेट में शामिल होने वाला कोझिकोड का पहला और भारत का तीसरा संग्रहालय है, जो यूनेस्को के अंतर सरकारी जल विज्ञान कार्यक्रम के तहत एक पहल है। प्यारे बच्चों, यूनेस्को की स्थापना यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म है। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। यूनेस्को जो है वो उसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो पेरिस, फ्रांस की राजधानी में आपका स्थित है। तो इसका मुख्यालय कहां है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। पूरा नाम दे रखा है संयुक्त राज्य शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। वर्तमान में इसके 194 सदस्य देश हैं और 12 सह सदस्य देश हैं। एक तरीके से पर्यवेक्षक देश कह सकते हैं। ठीक है, वर्तमान में इसके कितने सदस्य देश हैं बेटा? 194 सदस्य देश हैं और 12 इसके सह सदस्य हैं। इसके वर्तमान महानिदेशक ऑड्रे ओजोल हैं। ये बात याद रखना। यूनेस्को के बारे में पूछा जाता है डायरेक्ट, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पर है, यूनेस्को की स्थापना कब हुई, यूनेस्को का पूरा नाम क्या है, यूनेस्को में सदस्य देश कितने? चारों पांचों अपने आप में ये क्वेश्चन ही है। अगर आप देखेंगे अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लगाओ, सिंपल सा लॉजिक है कि भाई ये सारे ही आपका जो है क्या है, ये आपके जो है वो है, क्या बोलते हैं उसको, बस क्वेश्चन है ना। तो 16 नवंबर 1945 फ्रांस की राजधानी पेरिस, यूनेस्को की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और इसके वर्तमान सदस्य देश 194 हैं, 12 सह सदस्य हैं। इसके वर्तमान महानिदेशक ऑड्रे ओजोल है। यूनेस्को के प्रथम अध्यक्ष जूलियन हक्सले ग्रेट ब्रिटेन से थे। यूनेस्को के जो पहले अध्यक्ष थे वो आपका जूलियन हक्सले ग्रेट ब्रिटेन से थे। यूनेस्को में शामिल पहला विश्व धरोहर स्थल इक्वाडोर का आपका जो है गैलापागोस आइलैंड था। भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कितने हो गए? 44, है ना। भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कितने हो गए? 44। 44वां आपको पता है? चवालीस है। पहले में आगरा का ताजमहल, आगरा किला, ये बने थे, है ना। अब हो गए 44। 39वां कौन सा बना भारत में? 39वां कौन सा था? रामप्पा मंदिर, तेलंगाना। 40वां कौन सा बना? 40वां बना धोलावीरा बस्ती, गुजरात। धोलावीरा गुजरात, हड़प्पा का नगर था। ठीक है। 41वां शांतिनिकेतन, कलकत्ता। 42वां होयसल मंदिर, कर्नाटक। कर्नाटक। 43वां मोइडम, आसाम, अहोम साम्राज्य से संबंधित। ठीक है। और 44वां विश्व धरोहर स्थल जो भारत में बना जून 2025 में, ये कौन सा बना? मराठा किले, जिसमें कितने? 12 किले हैं, 12 फोर्ट हैं, मराठा साम्राज्य से संबंधित। 12 किलों में से 11 तो हैं महाराष्ट्र में और एक है आपका तमिलनाडु में। तमिलनाडु। तो ये बात भी आप याद रखना। तो 1940 भारत का सदस्य, 1940 में भारत यूनेस्को का सदस्य देश बन गया था। यूनेस्को के भारत में 2 कार्यालय भी है।
नवीनतम 6 स्थल स्मारक, महापाषाण मैनियर तंगात, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, विविध राज्यों में स्थित अशोक के अभिलेख, मध्य प्रदेश उड़ीसा के 64। अब ये नवीनतम शामिल किए गए पर लेकिन अभी जो है इनको वो नहीं, मतलब जो भारत सरकार तो लिस्ट भेजती है ये उसमें है ना, तो इनको तो आप अभी याद भी मत करना वरना कंफ्यूज हो जाओगे इससे, तो जो वो है। ठीक है, आगे देखिएगा, लास्ट वाले मैंने आपको बताई दी है। हाल ही में पेन पेंटर पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया? हाल ही में पेन पेंटर पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया? ऐसा हाल ही में पेन पेंटर पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? हाल ही में पेन पेंटर पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? हाल ही में पेन पेंटर पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया? जी, लीला अबू लैला। क्या बात है, लीला अबू लैला। सुडानी स्कॉटिश लेखिका लीला अबू लैला को बुधवार को 2025 पेन पेंटर पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया। ठीक है, आगे देखिएगा। 2024 अरुंधति रॉय को यह अवार्ड उनके अड़िग और अटल लेखन के लिए मिला है। सुन रहे ना भाई साहब क्वेश्चन को डिटेल में, अब बातों में आएगा मजा इस क्वेश्चन की डिटेल में। 2024 के लिए अरुंधति रॉय को, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्ट ही कि पेन पेंटर पुरस्कार 2024 किस भारतीय महिला को मिला, तो पेन पेंटर पुरस्कार 2024 अरुंधति रॉय को मिला। अरुंधति रॉय को किसके लिए मिला, तो अड़िग और अटल लेखन के लिए दिया गया। अड़िग और अटल, इन्होंने एक उपन्यास नोबल लिखा जिसके लिए इनको जो है पेन पेंटर पुरस्कार मिला। पेन पेंटर पुरस्कार 2025 किसको मिला, तो वो आपसे पूछा जा सकता है लीला अबू लैला। याद रखना कहाँ की है, स्कॉटलैंड स्कॉटिश है। अरुंधति रॉय वही महिला जिनको, पहली भारतीय महिला जिन्हें आपका जो है भाई साहब याद रखना इस बात को, प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। किसके लिए, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। कब, 1997 में। तो ये भी अपने आप में एक डिटेल्ड क्वेश्चन है, इस बात को भी आप याद रखना। अरुंधति रॉय पहली भारतीय जिन्हें प्रतिष्ठित बुकर से सम्मानित किया गया, उन्हें अपनी कृति द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए 1997 में बुकर पुरस्कार मिला था। इसका दूसरा उपन्यास, उनका दूसरा उपन्यास द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस 2017 में प्रकाशित हुआ था। याद रखना बॉस, उनका दूसरा उपन्यास द मिनिस्ट्री ऑफ द अटमोस्ट हैप्पीनेस 2017 में प्रकाशित हुआ। द कैपिटलिज्म ए घोस्ट स्टोरी और द अलजेब्रा ऑफ इन्फिनिट जस्टिस की भी लेखिका है। ठीक है, अरुंधति रॉय। पेन पेंटर प्राइज की शुरुआत कब हुई, कहां से मिलता है, कौन देता है, इस बात पर भी फोकस करते हैं। इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 2009 में इंग्लिश पेन द्वारा की गई थी। इंग्लिश पेन एक कंपनी है, याद रखना। इसका पुरस्कार का नाम जो है हैरोल्ड पिंटर के नाम पर रखा गया। इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 2009 में इंग्लिश पेन के द्वारा की गई थी। इस पुरस्कार का नाम जो है हैरोल्ड पिंटर के नाम पर रखा गया है ना। इस पुरस्कार का नाम हैरोल्ड पिंटर के नाम पे रखा गया। इस अवार्ड को प्रतिष्ठित ब्रिटेन और कॉमनवेल्थ देशों के लेखकों को दिया जाता है। मान बुकर पुरस्कार भी इन्हीं को दिया जाता है। मान बुकर प्राइज 1969 में शुरू हुआ ये अवार्ड। ये भी आपका जो है किसको दिया जाता है, कॉमनवेल्थ कंट्रियों को। ब्रिटेन की महारानी के अधीन जो भी उपनिवेश थे उनको कॉमनवेल्थ देश कहा गया, और कॉमनवेल्थ ग्रुप के सदस्य देशों को आपका ये मिलता है। और उसमें आयरलैंड गणराज्य भी है, आयरलैंड गणराज्य भी है इसमें शामिल। जैसे मान बुकर पुरस्कार मिलता है, मान बुकर पुरस्कार इंग्लिश में अगर किसी ने, जैसे समंथा हार्वे को मिला था 2024 के लिए ऑर्बिटल के लिए,
समंथा हार्वे को। तो ये जो अवार्ड है ये इंग्लिश लिटरेचर में जिसने भी बेहतर लिखा है, इंग्लिश लिटरेचर में ही दिया जाने वाला एक अवार्ड है, ठीक है। इस अवार्ड को, अब पेन पेंटर पुरस्कार की बात करते हैं तो प्रतिष्ठित और कॉमनवेल्थ देशों के लेखकों को दिया जाता है। यह पुरस्कार अंग्रेजी भाषा के उन लेखकों को दिया जाता है जिन्होंने नाटक, कविता, निबंध या कथा साहित्य में उत्कृष्ट साहित्य के लिए कार्य किया। सेम स्थिति वर्ष 2023 में यह अवार्ड प्रसिद्ध कवि और लेखक माइकल रोशन को दिया गया था। 2023 बता दिया, 2024 बता दिया, 2025 भी बता दिया। ये भी डिटेल आपके सामने शेयर कर दी मैंने, ताकि आपको पूरी डिटेल मिल जाए, आपको कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। मान बुकर पुरस्कार 2024 आपको पता है समंथा हार्वे को मिला था। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो 2007 में शुरू हुआ, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसी भी लैंग्वेज में पूरे विश्व में लिखा हो, कॉमनवेल्थ कंट्रियों में और इनमें, उनमें से जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया हो और वो बेहतर हो, इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं, लिखा गया हो किसी भी भाषा में, उसकी कहानी, उसके लेखक का परिदृश्य सही हो और वो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया हो, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार उसको मिलता है। और मान बुकर पुरस्कार केवल इंग्लिश में ही लिखा गया हो, बेसिक ही मूल आधार ही उसका इंग्लिश हो, तो उसको, जैसे 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कन्नड़ की लेखिका है उनको मिला है, हार्ट लैम्प के लिए। नाम तुम बता दो किसको मिला होगा, है ना। तो ये आपका है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में चर्चा में रही नवजात शिशुओं के लिए दुनिया की पहली दवा कोर्टेम का संबंध किससे है? बाबू भैया जरा इधर आइए, फिर गौर फरमाइए। हाल ही में चर्चा में रही नवजात शिशुओं के लिए दुनिया की पहली दवा कोर्टेम का संबंध किससे है? हाल ही में चर्चा में रही नवजात शिशुओं के लिए दुनिया की पहली दवा कोर्टेम का संबंध किससे है? मलेरिया, जिसमें कुनेन दवाई आपका सहायक होती है, समझ रहे हैं, कुनेन दवाई आपका सहायक होती है मलेरिया में, ठीक है। तो ये बच्चों के लिए, नवजात शिशुओं के लिए जिनका वो हुआ, स्विस अधिकारियों, स्विट्जरलैंड, स्विस अधिकारियों ने कोर्टेम बेबी को मंजूरी दे दी है। दवाई का नाम है कोर्टेम बेबी, जो विशेष रूप से शिशु और बहुत छोटे बच्चों के लिए तैयार किया गया पहला मलेरिया उपचार है, अगर किसी बच्चे को मलेरिया हो जाता है। कुछ देशों में इस उत्पाद को रियामेट बेबी कहा जाता है, कुछ देशों में इस उपचार को रियामेट बेबी कहा जाता है। मलेरिया के लक्षण में बुखार, ठंड लगना, सिरदर्द, थकान आदि होते हैं। हमें तो हमेशा ही रहता है, लग रहा उम्र हो गई ठीक है। अगला, अब ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ है ना, एक्स्ट्रा नॉलेज है। एप्पल के नए सीईओ बने भारतीय मूल के सबीर खान। एप्पल ने भारतीय मूल के सबीर खान को कंपनी का नया चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सीईओ बनाया है। सबीर खान अब जेफ विलियम्स की जगह लेंगे, जो लंबे समय से आईफोन मैन्युफैक्चरर एप्पल के चीफ ऑपरेशन अधिकारी रह चुके हैं। सबीर खान गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला जैसे भारतीय मूल के उन गूगल ग्लोबल लीडर्स की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। सबीर खान का जन्म 1966 में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हुआ था। सबीर खान साहब, सैल्यूट है आपको, आप वहां पहुंचे, भारतीय मूल का कोई व्यक्ति पहुंचे। चला तो हम ही रहे हैं यार, फर्क इतना है बस कि दूसरे देश में चला पा रहे हैं। हाल ही में यूपीआई का उपयोग करने की अनुमति देने वाला पहला कैरिबियाई देश कौन सा है? जी साहब, हाल ही में यूपीआई का उपयोग करने की अनुमति देने वाला पहला कैरिबियाई देश कौन सा है? हमारे यहां तो कब से चल रही है यूपीआई, जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ये होते हैं यूपीआई, है ना। तो हाल ही में यूपीआई का उपयोग करने की अनुमति देने वाला पहला कैरिबियाई देश कौन सा है? तो त्रिनिदाद और टोबैगो, त्रिनिदाद और टोबैगो। देखिएगा, त्रिनिदाद और टोबैगो यूपीआई को अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश बन गया है। त्रिनिदाद और टोबैगो के शामिल होने के साथ यूपीआई अब 8 देशों में उपलब्ध है।
यूएई में है, सिंगापुर में, फ्रांस में, भूटान में, नेपाल में, श्रीलंका, मॉरिशस, त्रिनिदाद और टोबैको में। भारत में तो यही है। त्रिनिदाद और टोबैको की बात करते हैं तो राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन। ओके। मुद्रा है त्रिनिदाद और टोबैको डॉलर। राष्ट्रपति हैं क्रिस्टिन कंगालू। प्रधानमंत्री हैं कमला प्रसाद विशेषर। और महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका। त्रिनिदाद और टोबैको। पीएम नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैको मिला। समझ रहे ना मेरी बात आप? कितनी महत्वपूर्ण जानकारी है भाई साहब, मजा ही आ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को त्रिनिदाद एवं टोबैको के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैको से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार पाने वाले वह पहले प्रधानमंत्री मोदी पहले विदेशी नेता हैं वहां के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 से 9 जुलाई 2025 तक घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की अपनी 5 देशों की राजकीय यात्रा के हिस्से के रूप में 3 से 4 जुलाई 2025 को त्रिनिदाद और टोबैगो में का दौरा किया। यह पुरस्कार उन्हें राष्ट्रपति क्रिस्टिन कार्ला कंगालू द्वारा 4 जुलाई 2025 को पोर्ट ऑफ स्पेन में राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक विशेष समारोह में प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई 2025 को त्रिनिदाद और टोबैगो की संसद में के संयुक्त सत्र को संबोधित किया है ना। और उस संसद में संबोधित करने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री भी बन गए हैं। किसी भी देश की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करने वाले वो पहले प्रधानमंत्री बन गए। बहुत बढ़िया नॉलेज है भाई साहब, मजा ही आ गया, गजब। पीएम नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैको मिला हुआ है। गजब का सवाल है साहब। अब दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है ये। आगे आइएगा। सौर ऊर्जा से पूरी तरह संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा कौन सी हो गई है? मुझे लगा विधानसभा देख के पहचान। बड़ी एम्बेसडर खड़ी है ना। अब कौन सी एम्बेसडर चल रही है जी? बताओ, फोटो को बना रहे हैं फर्जी है। कहाँ की विधानसभा ये? सौर ऊर्जा से पूरी तरह संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा कौन सी बन गई? मैं यही तो कह रहा था, मुझे बिल्डिंग देख के लगा कि मैंने देख रखी है, मैंने इसलिए फोटो थोड़ा सा जूम करके देखा। फिर एम्बेसडर खड़ी, मैंने कहा ये तो फर्जी है भाई, पहले समय पे होंगी फिर ये फोटो तब की होगी। दिल्ली विधानसभा। दिल्ली विधानसभा। दिल्ली विधानसभा पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित होने वाली भारत की पहली विधानसभा बन जाएगी। दिल्ली विधानसभा। अभी सीएम कौन है? रेखा गुप्ता। दिल्ली की विधानसभा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की एक सदनीय विधायी निकाय है। इसमें कुल विधानसभा 70 विधायक सदस्य हैं, मतलब 70 सीट है। दिल्ली राज्य विधानसभा का गठन पहली बार 17 मार्च 1952 को पार्ट सी राज्य सरकार अधिनियम 1951 के तहत किया गया था, लेकिन 1 अक्टूबर 1956 को उसका उन्मूलन कर दिया गया। ई मॉन्टेग थॉमस रो द्वारा डिजाइन किया गया पुराना सचिवालय ओल्ड सेक्रेटरीट भवन का निर्माण कार्य 1912 में पूरा किया गया था। विधान परिषद की पहली बैठक 27 जनवरी 1913 को पुराना सचिवालय के चैम्बर में हुई थी। पुरानी बात बता रहे हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में। भारत चौथा समानता वाला देश, ये भी बात याद रखना साहब, एक्स्ट्रा नॉलेज में ही है साहब। समानता वाला देश। वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत को 2025 के लिए चौथा सबसे समानता वाला देश घोषित किया गया। गिनी इंडेक्स के आधार पर भारत ने 25.5 स्कोर के साथ यह स्थान हासिल किया, जो कि कई विकसित देशों से भी बेहतर है। पहले 3 देश स्लोवाक गणराज्य, स्लोवेनिया और बेलारूस हैं। उसके बाद भारत चौथा समानता वाला देश बना। गिनी इंडेक्स किसी भी देश में आय के वितरण की समानता को मापता है। बेहतरीन शानदार नॉलेज के साथ ये डिटेल है आपकी। भारत चौथा समानता वाला देश बन गया। वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत को 2025 के लिए चौथा सबसे समानता वाला देश घोषित किया गया है। गिनी इंडेक्स के आधार पर भारत ने 25.5 स्कोर के साथ यह स्थान हासिल किया, जो कि कई विकसित देशों से भी बेहतर है बेटा। ठीक है, यह पहले 3 देश स्लोवाक गणराज्य,
24.1, स्लोवेनिया 24.3, बेलारूस 24.4 और भारत 25.5। एग्री। गिनी इंडेक्स किसी भी देश में आय के वितरण की समानता को मापता है, जिससे पता लगता है कि समानता वाला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। गणित में 2025 का एबल पुरस्कार किसने जीता? गणित में 2025 का एबल पुरस्कार किसने जीता प्यारे बच्चों? तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्लास के बाद में कमेंट करके देना है साहब। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्लास के बाद में कमेंट करके देना है। गणित का, इसको गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं, एबल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं इसको। ठीक है बॉस, तो चलिएगा आज के सेशन को भी यहीं पर रोकते हैं। आपके ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है, जिसे आप नाम से सर्च करके और स्कैन करके आप इसमें जुड़ सकते हैं। जीके जीएस भाई विक्रांत त्यागी सर सर्च कर लीजिएगा, चाहे आप इसको स्कैन कर लीजिएगा। थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसी के मन में कोई सवाल, कोई क्वेश्चन हो तो जरूर कमेंट करके बताएं। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। और मैं आपको वो भूल गया बताना, एक बारी दिखा देता हूँ। यूपी पुलिस एसआई के लिए टारगेट बैच जो आपका है, ये भी आप ध्यान से समझ लें। यूपी पुलिस एसआई टारगेट बैच क्लास 30 अक्टूबर से स्टार्ट होंगी, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। जिस भी भाई ने अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किया है प्यारे बच्चों, बहुत जरूरी है आप सबके लिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। किसी के मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट कर सकता है, बता सकता है कि सर क्या सवाल है जी। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद आपका, आपको भी। थैंक यू।